सभी को। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज प्री बोर्ड असेसमेंट आपके 2022-23 का 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का था। कुल अंक 80 थे और समय 3 घंटे था। इसे ना सिर्फ हम प्री बोर्ड की आंसर की मानेंगे बल्कि इसे हम सैम्पल पेपर 3 भी मानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले है आपको बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमने पहले ही बताया था आपको, हड़प्पा सभ्यता में से आएगा। उसमें शिल्प उत्पादन के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें आप मनके लिखेंगे कि मनके क्या थे, वो किस किस प्रयोग में लाए जाते थे और कहाँ सबसे ज़्यादा मनके बनाए जाते थे, जैसे चन्हूदड़ और लोथल। फिर आप कौन कौन से पदार्थों का, आपको याद होगा कल हमने सैम्पल पेपर 2 में भी शिल्प उत्पादन और हड़प्पा सभ्यता के पतन दोनों ही अच्छे से डिस्कस किए थे। फिर मनके बनाने में कौन कौन सा पदार्थ, कार्नेलियन पत्थर, जैस्पर, सेलखड़ी, जिनका भी प्रयोग होता था। फिर आकार, ढोलाकार, गोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार और सबसे ज़्यादा जो थे बेलनाकार के बनाए जाते थे। फिर प्रक्रिया, किस विधि के द्वारा मनके बनाए जाते थे। साथ में ही हम शंख के समान की बात करेंगे, धातु क्रम की बात करेंगे, मोहरे और बाट, मूर्तियाँ आदि की भी बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत 6 नंबर का प्रश्न बनता है। फिर है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, वो भी हमने कल अपने सैम्पल पेपर 2 में डिस्कस किए थे, वो आप जरूर कर लेना बहुत अच्छे से। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, आर्यों का आक्रमण, बाढ़, महामारियाँ, प्लेग, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, व्यापार में गिरावट, ये सब कारण जो हैं, दोनों में से आपको दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि लेसन नंबर 6 में से भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसमें से 3 है ही इम्पोर्टेंट है। एक तो कबीर जी की शिक्षाएं, फिर उसके बाद कबीर जी की शिक्षाओं के बाद दूसरा गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और तीसरा है मीराबाई की। जो संत कबीर जी के उपदेश हैं, उपदेशों भी शिक्षाएं ही होती हैं। आज बच्चे उपदेश को समझकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है। इन्हीं कन्फ्यूज़नों को दूर करने के लिए हम आपके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उपदेश का अर्थ भी शिक्षाएं ही होती हैं। आप थोड़ा सा उनका जीवन लिखेंगे, फिर आप शिक्षाएं लिखेंगे, जैसे ईश्वर एक है, भक्ति पर बल, गुरु का महत्व, आडंबरों का विरोध। आपको पता है कि इन्होंने भक्ति मार्ग को कर्म मार्ग से बड़ा बताया है। सामाजिक सद्भाव, कर्म सिद्धांत इनकी शिक्षाएं हैं। फिर आ जाएगा मीराबाई जी का थोड़ा जीवन बताएंगे, फिर उनकी शिक्षाएं बताएंगे, प्रभु भक्ति, गुरु में विश्वास, आत्मसमर्पण, पवित्र जीवन पर बल, सामान्य जीवन, जन की भाषा, कौन कौन सी राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, अवधी आदि में उन्होंने प्रचार किया, जाति प्रथा में अविश्वास और इसके अलावा खोखले रीति रिवाजों में अविश्वास। ये इनकी शिक्षाएं हो जाएंगी। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 3। ये लेसन नंबर 11 में से है। हालांकि हमने आपको बताया था कि लेसन नंबर 13 में से आपके पास बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, लेकिन मैं शुरू से ही डाउटफुल रही हूँ, क्योंकि 5 नंबर के एक एक बनाने की बजाय हो सकता है कि शायद 1% चांस है, 99-13 में से ही आएगा, लेकिन 1% चांस है कि आपको लेसन नंबर 11 में से एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहला था कि विद्रोही क्या चाहते थे, और एक है अवध में विद्रोह जो था इतना व्यापक क्यों था। अब ऐसे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो उसका विलय किया गया वो एक षड्यंत्र था, कैसे लोगों की भावनात्मक उथल पुथल हुई। हम अवध की बात करें, अवध में 1857 के विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, उच्च कुलीन वर्ग के जो हित थे वो कैसे तहस नहस हुए, सेना कैसे दुखी थी, ताल्लुकदारों के सम्मान को कैसे धक्का लगा, किसान क्यों असंतोष में थे, और किसान और सेना के संबंधों में क्या जो संबंध कैसे थे, किस प्रकार के थे और एक दूसरे को कैसे वो प्रभावित करते थे। ये अवध का है। अगला है कि विद्रोही क्या चाहते थे। देखिए कितना इस क्वेश्चन को घुमाना पड़ेगा कि विद्रोही चाहते क्या थे। सबसे पहले आप लिखेंगे अलग अलग रूप में कि जो नाना साहिब थे वो पेशवा का पद चाहते थे, झांसी की रानी अपने लिए साम्राज्य, अपना राज्य वापस चाहती थी, और जो बहादुर शाह जफर हैं वो अपनी पेंशन को बढ़वाना चाहते थे क्योंकि उनकी पेंशन कम कर दी गई थी,
इसी प्रकार से अवध के शासक जो थे वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल, वो क्या चाहती थी, इवन के ये तो शासक वर्ग की बात होगी। जमींदार वर्ग क्या चाहता था, वो चाहते थे कि जो उनके उनकी नए नए भूस्वामी बन गए, जोतदार जो है भूमि के स्वामी बन गए, उनकी लगान की दर बहुत अधिक है, तो उनके लगान की दर कम होनी चाहिए। कृषक समाज, क्योंकि वो तो सदा ही त्रासद रहता है, उनके ऊपर जो ऋण बढ़ता जा रहा था, वो भी चाहते थे कि ऋण की दर कम हो। फिर कारीगर दस्तकार ये चाहते थे कि क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य में जो बाहर का सामान, उद्योगों का सामान भारत आ रहा है, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो यहाँ के दस्तकार और कारीगर जो अपने बेरोजगार होते जा रहे थे, अब वे चाहते थे कि उनको भी कच्चा माल सस्ता मिले। व्यापारी वर्ग ये चाहता था कि उनके ऊपर नई नई तरह के कर ना लगाए जाए। हालांकि शिक्षित वर्ग ज़्यादा दुखी नहीं था, परंतु फिर भी शिक्षित वर्ग चाहता था कि उनको उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाए। धार्मिक नेता भी दुखी थे, क्यों? क्योंकि धार्मिक नेताओं को ये लग रहा था कि ईसाई धर्म दिन ब दिन पैर पसार रहा है, जिससे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस प्रकार से विद्रोही ये सब चाहते थे कि अपने अपने हितों को लेकर कि अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हाँ, लेकिन एक बात सभी चाहते थे, सबका उत्पीड़न हो रहा था, सभी भारत में एकता चाहते थे, सभी वैकल्पिक सत्ता की तलाश चाहते थे। दोनों ही क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम इसका उत्तर भी डिटेल से आपको दे देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब 3 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करने हैं। सबसे पहला था हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र की विशेषताएं। देखिए, अब बड़ा घुमा के क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर ढंग से लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सी चीजें शहरी केंद्र में परिवर्तित करती है। एक तो है उत्तम जल निकास प्रणाली, नालियों की व्यवस्था बेहतरीन। दूसरा, उनके जो शहर थे, उनके भवन थे, वो विशेष योजना के तहत बनाए गए थे, पक्की ईंटों से, भवन खुले और हवादार थे। 2, तीसरा आप लिखिए कि इनकी सड़कें बहुत विशेष प्रकार से थी। जो मुख्य सड़क थी वो 13 फुट से लेकर 34 फुट तक बनाई गई थी, या 34 फुट तक, या आप लिख सकते 10 मीटर भी थी। तो इस प्रकार से वो सड़कें बहुत बढ़िया राजपथ जैसी सड़कें थी। कई कई गाड़ियाँ समांतर चल सकती थी। हो गए 3 पॉइंट। उसके बाद है मौर्य प्रशासन की विशेषताएं। यहाँ पर आप सम्राट के बारे में लिखेंगे कि वो सर्वोच्च था, परंतु वो अपने निरंकुश नहीं था। प्रजा का कल्याण ही उसका सबसे बड़ा दायित्व था। एक, दूसरा, उसके पास मंत्री परिषद था, मंत्रियों की सहायता लेता था वो काम करने के लिए। कुशल थे मंत्री, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता, तो राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। और इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। जो मगध साम्राज्य या मौर्य प्रशासन था, वो कहीं लगभग 4 प्रांतों में बटा हुआ था। पाटलिपुत्र मध्य प्रांत की राजधानी थी, उत्तर पथ की उज्जैन थी, दक्षिण की स्वर्णगिरी थी, कलिंग की तोसली थी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। इसके अलावा छोटे छोटे गाँव में भी इवन के न्याय किया जाता था, दीवानी फौजदारी सब। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, संपत्ति पर स्त्री पुरुष के अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं। इसे बहुत अच्छे ढंग से लिखना होगा आपको। पहले हम बात करेंगे पुरुषों की। माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके सभी पुत्रों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो, इसीलिए सारा जो संपत्ति थी वो पुत्रों में बांट दी जाती थी, परंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग दिया जाता था। फिर बात करते हैं हम स्त्रियों की। स्त्रियों को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता था। उनका विवाह करना पिता का प्रमुख कर्तव्य था, परंतु उसे संपत्ति में से कोई भाग नहीं दिया जाता था। इवन कि उसके विवाह में जो उसे उपहार दिए जाते थे वही उसकी संपत्ति होती थी। उसके बाद है अलबरूनी के द्वारा वर्णित जाति प्रथा क्या थी। इसमें हम बताएंगे कि अलबरूनी ने भारतीय जाति प्रथा को 4 वर्णों में बांट दिया है। वही ब्राह्मण बताया है, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई मानी जाती है। फिर उसके बाद क्षत्रिय, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई मानी जाती है। उसके बाद तीसरा है वैश्य, जहाँ ब्रह्मा जी के जंघाओं से मनुष्य की उत्पत्ति। और चौथा है जो है शूद्र, जिनकी उत्पत्ति पैरों से मानी जाती है। हाँ, परंतु फिर भी इन सब में जो है वो
विचारों का आदान प्रदान चलता रहता था। चर्चा कीजिए कि अलवार और नयानारों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। इसमें आपको बताते हैं, सीधे 3 पॉइंट लिखिए। एक तो ये कि इन्होंने जाति प्रथा की कटु आलोचना की और मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म सिद्धांत को महान बताया कि एक अच्छे कर्म करने से कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु बुरे कर्म करके ऊंची से ऊंची जाति व्यक्ति भी पतित हो जाता है। एक ये। दूसरा आप लिखिए कि इन्होंने अपने मंदिरों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए। तीसरा, इन्होंने अपने अपने ग्रंथों की, अपने अपने संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की, ना कि संस्कृत में, जो ये बताने के लिए कि जाति प्रथा जो है वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा के आधार पर ऊपर नीचे नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने संप्रदाय के जो शिष्य थे उसमें सभी जाति के लोगों को शामिल किया। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में नायक और अमर नायक की क्या भूमिका थी। यहाँ पर आप पहले लिखिए, नायक जो थे सैनिक प्रमुख थे। नंबर 1, वो किलों पर नियंत्रण रखते थे। दूसरा आप लिखिए कि वो नई नई भूमि की खोज करते थे। फिर आ जाएगा अमर नायक। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। नंबर 1, ये लोगों से कर ले सकते थे, जिसे आमरम कहा जाता था। इसके अलावा दूसरा ये लिख सकते हो कि आप ये लोगों से पथकर या चुंगी कर भी वसूल करते थे। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का क्या महत्व था। पहले आप बताइए कि महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच था, विशालकाय मंच था, जिसमें क्या था कि जिसका बेस 11 फीट था, हाइट उसकी जो थी 40 फीट। ये शाही केंद्र, यानी कि क्योंकि विजयनगर साम्राज्य 3 भागों में था, शाही केंद्र, शहरी केंद्र और धार्मिक केंद्र। तो ये शाही केंद्र में स्थापित था और यहाँ पर विशेष राजकीय अनुष्ठान किए जाते थे। जो सबसे मेन त्यौहार था वो महानवमी था, जो कि लगभग 9 से 10 दिन चलता था, जहाँ पर यज्ञ, इसी मंच के ऊपर ही यज्ञ करवाए जाते थे, यज्ञ अनुष्ठान, बलियां आदि दी जाती थी। इसके अलावा दशहरा भी जो है यहाँ पर मनाया जाता था। इवन के राजाओं के द्वारा उस अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था, सेना का निरीक्षण भी यहीं पर किया जाता था। उसके बाद है अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के दमन के लिए, दमन मतलब कुचलने के लिए, क्या कदम उठाए। मार्शल लॉ लागू किया, फूट डलवाने का प्रयास किया, लाशों के अंबार लगवा दिए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा करना आवश्यक था। फिर है असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारण। देखिए, पहला तो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को कोई भी रियायत नहीं दी गई, बल्कि उन पर कई तरह की जो है पाबंदियां लगा दी गई। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा रोल्ट एक्ट को पास करना। चौथा है कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी करना। और 5वां इसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि उस समय अकाल और महामारियां फैली थी, उसकी तरफ सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ऐसे योग आंदोलन चलाना पड़ा। फिर है खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी करें। 1919 में ये अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे खलीफा, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, उनके साम्राज्य को बांट दिया गया, जबकि पहले भारतीय मुसलमानों से वायदा किया गया था कि उनके खलीफा के साम्राज्य को नहीं जो है बांटा जाएगा। इसीलिए मोहम्मद अली, शौकत अली जो हैं, उन्होंने नेतृत्व करते हुए भारतीय मुसलमानों को साथ में लेकर खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में गांधी जी और अन्य नेताओं ने, यानी कि कांग्रेस ने भी अली बंधुओं का साथ दिया। और लेकिन क्योंकि धीरे धीरे 1924 में आकर खलीफा का पद समाप्त हो गया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। फिर है मौर्यकालीन के इतिहास को जानने के स्रोत। 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मैगस्थनीज की इंडिका। इसके अलावा आप लिख सकते हो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, और ये 3 तो है ही हैं, 3 वो इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद जाति प्रथा की विशेषताएं। एक तो है जाति चेतनता, मतलब सबको पता होता है जाति क्या है। दूसरा है जाति अंतर्विवाही, हर एक जाति के व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है। तीसरा है जाति बंद डिब्बा, अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो जाता है वो
ताउम्र उसी जाति से में बना रहता है, वो अपनी जाति चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर से क्या अभिप्राय है। दिगंबर का अर्थ है नग्न रहने वाले, जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, और भद्रबाहु इनके नेता थे और ये पाटलिपुत्र से चले गए थे अकाल पड़ने पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा है श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत जमा अंबर, यानी कि इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए और स्थूल भद्र, देखिए श्वेत और स्थूल भद्र, इनके नेता स्थूल भद्र थे और वो पाटलिपुत्र में ही रहे। उसके बाद है सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में कैसे योगदान दिया। अतिथिशाला बनवाई, प्लास्टिक की प्रतिकृतियां बनाकर फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को भेंट में दे दी, उसके अनुसंधान के लिए खर्च किया। तो इस प्रकार से समय रहते विवेकपूर्ण निर्णय लिए। फ्रांसवा बर्नियर कौन थे। ये 1656 में भारत आने वाले एक दार्शनिक थे, विद्वान थे, चिकित्सक भी थे, और इनकी बुक का नाम जो है वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कि फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई है। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। पोलज सबसे उपजाऊ, पड़ोती उससे कम उपजाऊ, चचर उससे भी कम, और बंजर जो सबसे कम उपजाऊ थी। उसके बाद है पहाड़ी लोगों की झूम की खेती की विशेषताएं। देखिए थोड़ा सा एरिया को साफ करके उसमें उसे जला लेते थे, उसी की राख को पोटाश बनाकर वो यूज करते थे और उस थोड़े से एरिया पे खेती कर लेते थे। उसके बाद खेती करने के बाद उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते थे। वो कुदाल के प्रयोग से, यानी कि कसी के प्रयोग से अपने बीज बोते थे और अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज उगाते थे। फिर उसके बाद संविधान में विषयों का बंटवारा 3 भागों में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। और तीसरा है संवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। उसके बाद है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो से। महाजनपद का अर्थ क्या होता है। महाजनपद का अर्थ होता है प्राचीन काल में एक विशाल राज्य अथवा प्रशासनिक इकाई महाजनपद कहलाता था। इनकी संख्या 16 थी। 10 अवतारों की कल्पना किस संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय से। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इब्न बतूता कौन था। इब्न बतूता मोरक्को से भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था जो 14वीं शताब्दी में भारत आता है। 1333 में सिंध में और 1334 में दिल्ली पहुंचता है। उसके बाद सिलसिले से क्या अभिप्राय। सिलसिला एक जंजीर है। ये एक जंजीर ही नहीं है, एक विचारधारा है, एक मुर्शिद और उसके मुरीद के बीच जो कि सिलसिले को चलाती है, जिसमें वो अल्लाह के प्रति अपना समर्पण भाव और उनके रिश्ते को जिताते हैं। उसके बाद विजयनगर के संस्थापक कौन थे। हरिहर राय और बुक्का राय। बुकानन कौन था। एक अंग्रेज चिकित्सक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी भी था। 1810 में इसने लगभग 1800 से लेकर 1810 में इसने जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी उसकी यात्रा भी की और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिजों का पता भी लगाया, जिसमें सबसे प्रमुख अबरक था। फिर है रहट का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ। मुगल काल में हुआ। उसके बाद है मुगल काल में भूमिहीन किसान क्या कहलाए। कमीन। नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त के समय बर्दवान का राजा कौन था। तेजचंद। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको और भी ऐड करना चाहूँगी। देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के समय बर्दवान का राजा तेजचंद था, परंतु जब संथाल विद्रोह हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संथाल विद्रोह के समय बर्दवान का राजा कौन था, तब आएगा मेहताब चंद। नेक्स्ट है 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई। 1813 में। और 5वीं रिपोर्ट को फर्मिंगर रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 10 मई 1857 ईस्वी में किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। मेरठ में। यहाँ पर आज हमारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज दिखे। देखिए कहते बैरकपुर में नहीं बेटा, बैरकपुर 29 मार्च 1857 को हुआ। मेरठ में 10 मई 1857 को और दिल्ली पहुंचे 11 मई 1857 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। 12 मार्च 1930 को। वो दांडी कब पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को। कौन सा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। फिर है करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के सम्मुख
उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसने पारित नहीं आएगा, किसने पेश किया? तो पेश किन्होंने किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उम्मीद है आपको ये सैम्पल पेपर 3 भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और बहुत सोच समझ कर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट, 2-2 वाले में कम से कम 2-2 पॉइंट अवश्य लिखें। और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, फिर भी कोई समस्या है पूछिए निसंकोच, हम आपको जवाब देंगे, आपके सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम एक सीरीज़ चला रहे हैं टेस्ट की। बस उसके बाद आपको बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, आपको उन्हें ही याद करना है। उनकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट विशेज़।